बीपीएससी टीआरई 2000 पीआईक्यूज़ की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम 16 प्रश्न देखेंगे जो मैथ्स में पूछे गए हैं आपके बीपीएससी टीआरई जीएस पार्ट सेकंड में। और ये जो 16 प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ये आपके पीआरटी में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न 6 से 8 मैथ में पूछे जाते हैं, टीजीटी मैथ में पूछे जाते हैं, बाकी जीएस पार्ट सेकंड में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट वाइज हल के साथ में बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है और आप इसका जो टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आप इसको समझ लें। प्रश्न को बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको समझाया जाता है और साथ में आप जो है कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करें। पहले प्रश्न पे आते हैं। तो राम एक कार को 12 घंटे में मरम्मत कर देता है और राम और श्याम जब एक साथ काम करते हैं तो उस कार को 8 घंटे में मरम्मत कर सकते हैं। यदि श्याम अकेले काम करता है तो वह कार की मरम्मत कितने घंटे में कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राम का दिया गया है 12 घंटे, राम और श्याम का दिया गया है 8 घंटे। अब कह रहा है कि अगर श्याम अकेले करे तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आइए प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है राम और श्याम ने मिलकर जो है 8 घंटे में काम करते हैं, राम अकेले जो है वो 12 घंटे में काम करते हैं। अब 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये एलसीएम हमारा आया 24 और 24 फिर यहाँ से एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए जो है हम क्या करते हैं तो यहाँ पे 8 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 24 को, ठीक है। तो आएगा हमारा 3, तो 3 एफिशिएंसी हो जाएगी आर प्लस एस की, राम और श्याम की मिला के, और राम की अकेले की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी तो ये हो जाएगी 24 में से 12 को हम डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यह हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी और इस प्रकार जो है अब यहाँ क्या करेंगे आर प्लस एस की वैल्यू यहाँ पे है, आर इधर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे आर प्लस एस से अगर हम आर माइनस कर दें तो हमारे पास केवल एस बचेगा। तो इस प्रकार श्याम की जो है एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। तो आर प्लस एस माइनस आर, तो यहाँ पे देखिए आर प्लस एस का जो एफिशिएंसी 3 है और आर का 2 है, तो 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब टोटल कितना है 24, जो कुल कह लीजिए काम है वो है 24, तो आपका जो है कुल काम है ये। और यहाँ पे जो है आर का कितना बच आ रहा है तो 3 - 2 1, ठीक है, बराबर ही 24। और फिर आर का जो कितने दिन में काम करेगा तो 24 यूनिट है और एक दिन में एक ये कर रहा है, 1 के बराबर की एफिशिएंसी है तो 24/1 24 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, इस प्रक्रिया से इस प्रश्न को सॉल्व करना, बहुत ही ईजी प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ट्रक को 54 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है और 550 किलोमीटर की दूरी करने के लिए एक ट्रक को आवश्यक डीजल की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रश्न है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप आराम से समझ सकते हैं 297 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 54 लीटर के बराबर है। 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/297। फिर 550 किलोमीटर की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100L, ठीक है, यानी 100 लीटर। फिर से समझ लीजिए कि 54 लीटर बराबर जो है 297 किलोमीटर चलता है, तो 1 लीटर बराबर कितना चल जाएगा। और तो यहाँ पे जो है 297 किलोमीटर बराबर 54 लीटर दिया गया है। 1 किलोमीटर में कितना चलेगा तो 54/297, सिंपल है। और फिर इसी प्रकार हम 550 किलोमीटर का निकाल लेंगे तो ये जो है 550 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 100 लीटर आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर नीचे दिए गए चित्र में MNO एक समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं MN और NO है, क्रमशः 6 और 8 है। भुजा MO पर लंब MP की लंबाई क्या है। तो आपको यहाँ से जो है ये लंबाई पूछ रहा है NP, और अगर हम बात करें तो 6 और 8 समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कैसे 10 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये MO स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 64 36, ये हमारा आ जाएगा 100। और MO का मान जो कितना हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो MO बराबर आपका 10 आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। आइए फार्मूले को समझते हैं, यहाँ कौन सा फार्मूला लगाया गया है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 4.8 सेंटीमीटर। और इसका जो तरीका है तो आप यहाँ पे बता दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं MN से, ये MN को हम NO से मल्टीप्लाई करते हैं बराबर, फिर आपका NP गुणे MO, ठीक है, ये कंप्लीट। तो इस प्रकार जो है ये आपका, और वैल्यू रखेंगे तो हमारा NP का मान 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर एक पेंटर बाबू 4 कार को कितने तरीक़ों से रंग सकता है यदि उसके पास 10 रंग है और प्रत्येक कार को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर 10P4 हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है। और 10P4 अगर यहाँ पे वैसे पूछता कि कितने तरीक़ों से कर सकता है तो 10P4 की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं तो 10 फैक्टोरियल अपान 10 - 4 फैक्टोरियल। और 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6। यहाँ पे रुक जाएंगे, क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है तो कट जाएगा।
तो ये आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 5040 तरीके आपको मिल जाएंगे। तो हो सकता है अगली बार P4 में फॉर्म में ना दिया हो तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल प्रश्न है। फिर है शीला एक काम को 20 दिनों में पूरा करती है, मीना उसी काम को 15 दिनों में पूरा करती है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सिंपल प्रश्न है। और यहाँ पे वही तरीका हम लगाएंगे। तो शीला जो है 20 दिन में काम करती है और मीना 15 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है। और फिर शीला की हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 60/20 3 आ जाएगा, और मीना की निकाल लेंगे तो 60/4/15 तो आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा एफिशिएंसी ऑफ शीला जो है क्या आ गया, ये 3 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ मीना ये 4 आ गया। क्षमता जो पता चल गई। अब दोनों का पूछ रहा है S+M, तो 3 + 4 हो जाएगा 7। 7 बराबर कितना हो जाएगा कुल। ठीक है, कुल काम के, तो कुल काम है हमारा 60 यूनिट, 60 यूनिट के बराबर है। ठीक है। तो शीला और मीना को एक साथ काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 60/3 + 4 7 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 60/7 दिन लगेंगे, यानी 8 7 4। ठीक है, 8 सही 4/7 आपका जो है दिन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका 8 4 7। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 7500 प्रति माह की तनख्वाह पर नियुक्त किया गया। यदि प्रत्येक वर्ष के पश्चात उसकी तनख्वाह में नियत राशि 325 से बढ़ा दी जाती तो उसकी तनख्वाह 8 वर्ष पश्चात क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक AP का प्रश्न है ये, और यहाँ पे A का मान 7500 है और कह रहा है कि 325 बढ़ता है। जब 325 यानी D बढ़ रहा है 325 से, ठीक है, निश्चित से बढ़ रहा है, तो ये हो गया। और कह रहा है 8 वर्ष पश्चात जो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो A8 निकालना है यहाँ पे, सिंपल सा प्रश्न है। और यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखने के बाद जो है A8 का मान जो है हमारा A+7D आ जाएगा। हमने पहले भी कॉन्सेप्ट में इसको समझा है। A का मान 7500 है और 7 × D यानी 325, तो ये आपका 2275, टोटल आपका 9775। तो 9775 आपकी मंथली सैलरी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदु 2 3 और -1/5 के बराबर दूरी स्थित बिंदु है। ठीक है। तो ये बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले से देख रखे हैं, और जिनको कॉन्सेप्ट देखना हो और यहाँ ना मान लीजिए उतना अच्छे से ना समझ में आए तो आप इससे पिछला वाला वीडियो देखा जाए, आपको वहाँ से NCERT के हिसाब से पूरा समझा दिया गया। इस प्रश्न का सही आंसर है -13/6, 0। और आइए इस प्रश्न को समझते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 से ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे मान निकालना है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखिए y 0 होता है। ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा हमें x 0 मिल जाएगा, और ये यहाँ से जो A और B जो है समान दूरी पे है, यानी PA और PB बराबर है। ठीक है, ऐसा समझना आपको, PA और PB बराबर हैं। तो PA का मान दिया है और PB का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं। और दूरी सूत्र क्या होता है, तो रूट में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। आपने x2 - x1 पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे स्क्वायर हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो दोनों तरफ जो एक तरफ PA का और PB का वैल्यूज़ रख देंगे, और सॉल्व करने पे हमें -13/6 आ जाएगा। और चूँकि y 0 है तो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा -13/6, 0, जहाँ से A और B बराबर दूरी पर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शंक्वाकार टोपी की आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है ये। आइए इसको देखते हैं। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो है आधार त्रिज्या कितनी दी गई है, तो 20 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है। तिर्यक ऊंचाई को हम L से डिनोट करते हैं, और एक हिसाब से हाइपोटेन्यूज की तरह लग रहा है आपको, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो जो हाइपोटेन्यूज होता है तो ये L भी इसी के तरीके से काम करता है। तो फार्मूला आपको वही लगा देंगे, L² = h² + r²। वैल्यूज़ रखेंगे, फिर हमारा जो है मान आ जाएगा L का 10√5 सेंटीमीटर। 10√5 सेंटीमीटर। तो अब इस कर्व सरफेस एरिया निकाल कोनिकल शेप के कैप का लगा देंगे फार्मूला। तो आपका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कोण का कितना आ जाएगा, फार्मूला होता है πRL, और πRL होता है तो पाई, और R 20 है और ये 10√5 है। तो आपका सॉल्व होके 20√5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चूँकि कहीं दिया नहीं था ऑप्शन में, तो आंसर आपका E हो जाएगा। फिर एक आयताकार हाल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है, तो हाल की ऊंचाई है। ठीक है। बहुत आसान प्रश्न ये भी है। इसका जो आंसर यहाँ पे 6 मीटर है। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इस आयताकार के अगर आयताकार हाल है, ठीक है, और उसकी फर्श है, आप फर्श को ध्यान से देखिएगा तो फर्श आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ। तो एक हिसाब से ये 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल है। 2 डायमेंशनल क्या है, आयत है। ठीक है, 2 डायमेंशनल आयत है। और 2 डायमेंशनल आयत का जो है परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो P = 2 × L + B है ना। तो ये फार्मूला, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 250। बस हमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे रखना है, आगे आंसर आ जाएगा हमारा।
अब इसके बाद जो है अगर बात करें तो 15,000 रुपये पेंट करने की लागत है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, यानी 1500 रहा होगा क्षेत्रफल, और 1500 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 15,000 हो गया होगा। तो हम जो है इसका सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद फार्मूला रख के आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे आयताकार हल्के फर्श की परिधि 2 × L+B, पेरीमीटर परिधि 250 के बराबर है। फिर सरफेस क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा घना भी रूम का या रूम का, तो पेंट की लागत हमारी कितनी है, तो 15,000 है, और पेंट की दर 10 है, तो 1500 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा जितने पे पेंट करा गया था। अब इसी का सतह क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, तो 2 × L+B × H। याद रखिएगा सतह फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, तो 2 × L+B × H। ठीक है, सतह फार्मूला जब मतलब ऊपर और नीचे का नहीं लिया जाता है। ठीक है, जब ऊपर और नीचे का, तो यहाँ पे फार्मूला लगता है 2 × L+B × H। अब 2 × L+B का मान हमारे पास है कितना, 250 है। H का मान निकालना, तो H बराबर ये नीचे चला जाएगा और आपका 6 मीटर आंसर आ जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं और ये होती है 1 2 3 से लेके अनंत तक। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको हम W कह लीजिए, होल नंबर, और ये आपका 0 भी मिला लीजिए इसमें। ठीक है, बाकी सब नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो नेचुरल नंबर 0 के साथ में, तो जो इस प्रकार देखेंगे तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी, तो ये हमारा सही है। फिर है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राकृत संख्या होंगी, तो ध्यान रखिएगा, तो 1 2 3 से स्टार्ट होंगी, तो ये जितनी, और पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये माइनस से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से, यानी फॉर एग्जांपल -2 -1 0। ठीक है, +1 2 3 4, तो जो इसके +1 के बाद जो भी आएंगे या 0 के बाद जो भी आएंगे वो सभी जो है क्या होंगे, प्राकृत संख्याएँ हो जाएंगी वापस से। ठीक है, तो इस प्रकार जो सभी प्राकृत संख्याएँ एक पूर्णांक संख्या होंगी, तो ये भी सही है हमारा पहला भी सी, तीसरा भी सी। अब बी की बात करते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। ठीक है, अभी माइनस में भी होता है, अब जबकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4। ठीक है, आगे तक, और पूर्णांक माइनस में भी होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है ये, और यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे 7 क्रमागत संख्याएं हैं आपकी, और 7 क्रमागत संख्याओं की बात करें तो इसका जो औसत है 20 है। ठीक है, यानी इसके बाद 3 रहे होंगे और इसके पहले 3 होंगे, इसके बाद 3 होंगे, इसका मतलब 21 22 23, और इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 23। बाकी इधर के 19 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 17। ठीक है, सबसे छोटा संख्या पूछता तो 17 हो जाता, सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको। फिर दूसरा तरीका देख लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा तरीका क्या है कि x +1 x +2 x +3 x +4 x +5 x +6, ये आपके जो है आपके फार्मूले लग गए यहाँ पे। मतलब यहाँ पे वैल्यूज हमने रख दी, लगातार जब संख्या हम देखते हैं तो ऐसे ही रखते हैं। पहला x हो गया, फिर उसमें एक एक जुड़ता जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, तो ये 7x/21 जोड़ लिया सबको। एवरेज क्या होता है, तो जो 7x/21 बटे में 7, चूँकि 7 संख्या है और ये एवरेज कितना दिया गया 20, वैल्यू निकालेंगे 17 आ जाएगा। यानी सबसे जो छोटी संख्या 17 आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या में 6 जोड़ देंगे तो 23 आपका आंसर वापस से आ जाएगा। फिर हम मोहन 25 दिन में काम को कर सकता है, जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। बहुत ही जो है आसान प्रश्न ये भी है एक हिसाब से। पहले हम आसान वाला तरीका देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप, मोहन और सोहन 5 दिन के लिए काम किया इन्होंने, और मोहन और सोहन का जो है 4 और 5 उनका जो दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले हम यहाँ से पहले हम यहाँ से इनका निकाल लेते हैं। ठीक है, मोहन 25 दिन में करते हैं, सोहन 20 दिन में करते हैं, और इनका एलसीएम 100 है। ठीक है, और मोहन 25 में करते हैं, 20 में करते हैं, तो हम इस प्रकार इनका एफिशिएंसी जो निकाल लेंगे 4 दिन और 4 और 5। ठीक है, तो 4 5 इनका हो गया एफिशिएंसी। अब आइए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। अब मोहन और सोहन ने 5 दिन काम किया, यानी 4 + 9 × 5, 5 दिन। ठीक है, तो यानी 5 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 45 यूनिट। तो 45 यूनिट काम कर लिया। अब बचा कितना, 5 दिन इधर है। ठीक है, अब बचा कितना, 45 हो गया काम, 55 यूनिट और बचा है, क्योंकि एलसीएम 100 था, यानी 100 यूनिट कुल था, तो 55 यूनिट बचा है। अब 55 यूनिट जब बचा है, तो अब यहाँ पे देखिए सोहन का जो है कितना एफिशिएंसी है, 5 है, 55 यूनिट है, और 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 11 दिन इसको लगेंगे बचे हुए काम को पूरा करने में। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो है मोहन और सोहन ने 5 दिन काम किया, फिर सोहन ने बचे हुए दिन में काम किया, बराबर 100। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो है यहाँ पे जो है ये 5 है। ठीक है, 5 दिन और बचे हैं,
मतलब 5 के उससे, और x यहाँ आपका सोहन का हो जाएगा, तो 4 + 5 ये आपका 45 हो जाएगा, और ये 5x, और बाकी सॉल्व करके आपका 11 डेज आ जाएंगे। बाकी आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको समझ में आए तो ज़्यादा बेहतर तरीका है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया हो। तो यहाँ पे देखिए, मोहन और सोहन ने 5 दिन काम किया। मोहन और सोहन की हमने एफिशिएंसी निकाल ली 4 और 5, तो 4 और 5 9 हो जाएंगे, और 9 × 5 यानी 5 दिन में इन्होंने कुल 45 यूनिट काम किया होगा। अब टोटल यूनिट का कुल काम कितना था, तो कुल काम था आपका 100 यूनिट। 100 यूनिट 45 हो गया, तो बचा कितना, 55 यूनिट। अब सोहन का एफिशिएंसी कितना, 5 यूनिट, तो हम जो है दिन कितने लगेंगे उसको, यानी 55 काम है तो 55/5, ठीक है। तो यहाँ पे 11 दिन आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। तो गैर लीप वर्ष में आप जानते हैं नॉन लीप ईयर में 365 डे होते हैं, और ये 52 हफ्ते बनते हैं, और एक दिन बनता है। तो 52 हफ्ते तो श्योर है, ठीक है, यानी 52 हफ्तों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, कह लीजिए, ठीक है। 100/100 है, यानी 1 है, मैक्सिमम है। एक जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है जो दिखाती है कि कोई चीज़ निश्चित ही होगी, ठीक है। तो ये निश्चित इवेंट कह लीजिए 52 हफ्ते आने की। अब बोल रहा है 53 संडे पूछ रहा है, ठीक है। अब 52 हफ्ते हैं और एक दिन है। अब ये एक दिन मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो 52 संडे तो हमें फिक्स हैं, लेकिन 53वां संडे हमें बनाने के लिए 7 में से हमें एक को लेना पड़ेगा, यानी हमारे पास कुल इवेंट कितने हैं, 7 हैं, और हमारे पास एक बन रहा है संडे, यानी संडे हमें लेना है। तो यानी हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगी, वो 1/7 हो जाएगी। किस लिए, 53 संडे लाने के लिए। 52 संडे का तो ठीक है, लेकिन 53वां संडे लाने के लिए 1/7, यानी एक यहाँ पे बन रहा है आपका फेवरेबल आउटकम, ठीक है। और उसके साथ में टोटल कितने बन रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब मिला के 7, तो 1/7 हो जाएगा। ऐसे सिंपल में आप समझिए। तो लीप वर्ष की अगर बात करें 366 डे होंगे, तो वहाँ 52 संडे बनेंगे प्लस 2 आपके ये बनेंगे, ठीक है। अब वहाँ पे भी 7 केस बनेंगे, मंडे से लेकर संडे तक 7 केस बनेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 लेने हैं, तो आपका जो इसी प्रकार जो आपका प्रायिकता आ जाएगी। डी कोर्स में अगर पूछ लेता है ये प्रश्न 53 संडे लाने की, तो आपका जो है 2 है, यहाँ पे 2 फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर है, यदि 7 के पावर 12x + 6 49 3x के पावर 12 हो तो x का मान। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। हम आधार सेम कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों में। ये हो गया, और 49 को 7 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, 3x + 12। अब 7 2 को बाहर ले जाते हैं, तो 7 के पावर ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6x + 12, ठीक है, 24 हो जाएगा। चूँकि 12 है यहाँ पे, तो 2 × 3 = 6 और 12 24 हो जाएगा। और इस प्रकार आगे हम इसका हल कराए भी हैं, तो देख लेते हैं। 7, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे हम 12x + 6, और ये 2 × 3 = 6x + 24, और 6x + 18, ठीक है, और x का मान 3 आ गया। तो आपके जो आज के प्रश्न वो समाप्त होते हैं, और कल जो है ऐसे ही प्रश्न आएंगे इतने ही कम समय में, जिससे आपका ज़्यादा समय ना जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। और आप लोग कमेंट जरूर करा करिए, लाइक भी करा करिए। बहुत ही जो है आपके लिए मेहनत से यहाँ पे काम किया जा रहा है चैनल पे, और आप लोग का कमेंट और लाइक करना हमारे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।